हेलो बच्चा पार्टी। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में व्हाई डेमोक्रेसी, और इसको लेकर के हमने दो चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ में तो हमने डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट किए, और उसके बाद हमने इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट किए थे। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नया टॉपिक क्या है। हमारे नए टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में। हालांकि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को बताने वाला है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि आज जो आप डेमोक्रेसी देख रहे हो उसको और कितना एलैबोरेट करके हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का वैसे तो आप मतलब जानते हो कि डेमोक्रेटिया से बना है, डिमोस प्लस क्रेटिया, मतलब जनता का जहाँ पर रूल होता है। फिर आपने ये भी देखा था कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके, एंड द गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंग टू पब्लिक डिज़ायर। जो लोगों की इच्छा होती है उसके हिसाब से वो रूल करते हैं। बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ये सब बात आप जानते हो। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसका थोड़ा सा ब्रॉडर वे में एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स सी क्या इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर है सबसे ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी को जानने के लिए द फर्स्ट वुड बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहां पे डेमोक्रेसी की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे चूज करते हैं लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और ये रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म जहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हों। ठीक है, करें इसको शुरू। चलो उसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर. These representative in term form of the government and govern after. In this type of democracy, a majority is allowed to take decisions on the behalf of the people. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशनशिप क्या होता है। देखो भाई, जो लोग होंगे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। अब ये रिप्रेजेंटेटिव चुन करके कहां जाएंगे? गवर्नमेंट में। और ये जो गवर्नमेंट होगी ये आगे चल के गवर्न करेगी। किसको गवर्न करेगी? इन लोगों को। अल्टीमेटली यही तो देखा गया कि ये लोग जो हैं ये अपनी गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, ऐसे तो होगा। सो यहां पर इसने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ये एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जाते हैं। इसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं, अगर ये लोग मेजोरिटी में आ जाते हैं तो ये गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर देश के अंदर गवर्न करते हैं। इस टाइप की डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी होती है उसे ही डिसीजन लेने का, उसे ही किसी चीज़ के ऊपर, मतलब आप ये कह सकते हो ना, जिसके पास में मेजॉरिटी होगी दे विल क्रिएट देयर गवर्नमेंट, और वो देश के ऊपर रूल करेंगे। ठीक है, सो इस तरह की डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे जनता अपनी पसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, चूज करती हैं, एंड उनको फिर ये डिसीजन दिया जाता है, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो देश में गवर्नमेंट बनाए और फिर वो गवर्नमेंट उनके ऊपर रूल करे, ऐसा मौका दिया जाता है। चलिए और देखते हैं और क्या होता है। यहाँ पर बताया गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है लोगों को एट अ वेरी लार्ज नंबर, चाहे वो, क्योंकि ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। सोचो अगर क्या ये पॉसिबल होगा, बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर डिसीजन लेना है किसी चीज़ का, तो डेमोक्रेसी तो ये कहता है कि भैया हम सबको इन्वॉल्व करो। बट बड़े देशों में लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो एक जगह पे बैठ जाएं। एक बहुत बड़ा मोब है, बहुत बड़ी भीड़ है, उनको एक जगह पे बैठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया चलो बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है। 140 CR है हम अप्रॉक्सीमेटली, 140 करोड़ लोग हो जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये क्या पॉसिबल लगता है तुम्हें कि 140 करोड़ लोगों से पूछा जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है
उसके अंदर क्या बताया जाता है? उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग पावर जनता के हाथ में डालना है तो कोई मेथड हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू जनता का इन्वॉल्वमेंट्स डायरेक्ट हो जाए। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को एक साथ आप लेकर नहीं आ सकते और उनके बिहाफ पे आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो, तो ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कलेक्टिव डिसीजन करवाना है, अगर आपको कलेक्टिव डिसीजन चाहिए तो आपको ये तरीका जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी सारे लोगों को फिजिकली एक जगह पर बैठा के डिस्कस करना, साथ ही डिबेट हो, उसके बाद में फाइनलाइजेशन किया जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए बेहतर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस वॉज द रीजन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 2। अगर वो एक जगह साथ में बैठ करके डिसीजन भी ले लेते हैं तो सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। तो हर एक सिटीजन के पास में टाइम नहीं होगा। सोचिए, गवर्नमेंट तो हमेशा चलेगी और गवर्नमेंट में जो भी काम होंगे वो भी लगातार चलते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता बेटा जी कि आप किसी भी तरीके से मैनेज भी कर लो कि सारे लोगों से आप एट अ सेम टाइम आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो उनको आप कन्विंस कर रहे हो कि चलिए भैया फिजिकली आप आ जाइए एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर समथिंग एंड उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। तो ये पॉसिबल तो इसलिए भी नहीं हो जाएगा क्योंकि जो सिटीजन्स होंगे उनके पास में टाइम नहीं होगा पर्टिकुलर, हर बार टाइम नहीं होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो यहाँ पर इसने कहा कि ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिटीजन्स के पास में टाइम नहीं होता, कई बार उनके पास में डिज़ायर नहीं होती, उनकी कई बार इच्छा नहीं होती, कई बार उनके पास में स्किल्स नहीं होती कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। होपफुली ये चीज़ बेटा क्लियर हो गई होगी आपकी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़्यादा अच्छी है। वी हैड 2 एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि फॉलोइंग रीजन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भारत जैसे बड़े देश में डिसीजन लेने का जो टास्क होता है वो जनता पर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी भी तरीके से हम मैनेज कर लेंगे तो लोगों के पास या तो टाइम नहीं है, स्किल नहीं है, या फिर उनकी डिज़ायर नहीं है। इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं हमारे कि एक बार हम उनको काम सौंप दें तो आगे का जो भी काम होगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे। होपफुली पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं फिर अपन। एक होता है नॉमिनल डेमोक्रेसी। हमारे देश में तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आप जानते हो। नॉमिनल डेमोक्रेसी क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, अ नॉमिनल डेमोक्रेसी इस टाइप की डेमोक्रेसी होगी जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, रेफर करते हैं एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से विच इज रन बाय द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स क्वाइट सिंपल। बस एक ऐसा डेमोक्रेसी जहां पे जनता के पास में एक बार राइट्स दे दी गए, एक बार उनकी ड्यूटीज बता दी गई, वोटिंग होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। दैट्स क्वाइट सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगा। जबकि हमारे पास तो प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमारे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखती है, कई सारे काम होते हैं कॉन्टिन्यूसली लगातार जो चलते रहते हैं। नॉमिनल डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, चुना जाएगा एक बार केवल, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा कि एक बार रिप्रेजेंटेटिव आ गए उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी उनके थ्रू चलाई जाएगी। इसमें अब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बिल्कुल ना के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल डेमोक्रेसी है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। नाम मात्र मतलब सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी था हमारा। आ जाइए, डेमोक्रेसी का एक और ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं हम, और जिसको कहते हैं हम आइडियल डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी क्या होता है ये देखिए। Ideal democracy is a broader concept, and ideal democracy is a system in which every citizen must be able to play equal role in decision making. इसको देखिए थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आइडियल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होगी जहाँ पे हर एक सिटीजन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेट करता हो। हमेशा जब भी कभी मौका आता हो सिटीजन को अपना रोल प्ले करने का, वो इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के लिए, टाइम की कमी नहीं हो और डिज़ायर भी हो उनकी कि कहीं ना कहीं डिसीजन के अंदर उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके बाद में फॉर दिस डज नॉट नीड जस्ट अ इक्वल राइट टू वोट। फॉर दिस वन डज नॉट नीड जस्ट इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको राइट टू वोट इक्वली दे दिया और आपने ऐसा कुछ करना स्टार्ट किया। वो तो हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में।
हमारे देश में मैक्सिमम जो वोटिंग होती है अमूमन देखा जाता है 70% से नीचे ही रहती है वो। जब भी चाहे हम पार्लियामेंट के इलेक्शंस की बात करें चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की बात करें, 70% से नीचे ही पार्टिसिपेशन रहता है लोगों का। तो यहाँ पर राइट टू वोट तो मिला हुआ है ना, तो आइडल थोड़ी हुआ। आइडल तो तब होगा जब लोगों की इच्छा से हर एक सिटीजन अपना इक्वल पार्टिसिपेशन देगा, हर एक सिटीजन अपना इक्वल पार्टिसिपेशन देगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसके लिए करना क्या होगा? एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें पॉसिबल है कि आपने सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, एजुकेशन में आपने प्रोवाइड करा दी, इक्वल रिसोर्सेज भी यूज़ करने के लिए दे दिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमिटमेंट। देश के लिए अपना जो रेस्पेक्ट है, देश के लिए अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उस चीज़ को आप कमिटेड होकर के एक्सेप्ट करें, उस चीज़ के लिए हमेशा कमिटेड रहें आप। देयर मे नॉट बी एबल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच पासिस दिस टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ये पॉसिबल हो सके। आप बात समझने की कोशिश करो। देखो, एक लेवल होता है ना, जैसे अपन यहाँ देखते हैं, ये देखिए लेवल है। डेमोक्रेसी हर जगह पर है। एक है सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी, ये सबसे बेस्ट है, आइडलिस्ट डेमोक्रेसी है। दूसरे लेवल पे आती है जो हमारे जैसे देश के पास में है, गुड। और एक होती है जो सो होती है, ओके, ठीक है। तो ये जो नॉमिनल डेमोक्रेसी है वो केवल नाम मात्र की। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप को नॉमिनल डेमोक्रेसी में काउंट करते हैं। जैसे याद करो, पाकिस्तान का एग्जांपल हमने लिया, या प्रीवियसली जितने भी कंट्रीज का एग्जांपल लिया, डेमोक्रेसी तो वो भी कहलवा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया नॉमिनल डेमोक्रेसी। एक हो गया हमारे जैसे देश के अंदर, जहाँ पे नो डाउट पीपल हैव देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्ट कर बन सकते हैं, और भी जो दूसरे तरीके हैं उनमें भी। और एक सबसे प्रायर है, एक आइडलिस्ट डेमोक्रेसी है, आइडल है वो वर्ल्ड के लिए। लेकिन आज तक कोई ऐसा देश ही नहीं हुआ जहाँ पे आइडल डेमोक्रेसी मिले, जहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास में इक्वल इन्फॉर्मेशन रहती हो, सबके पास में बेसिक एजुकेशन हो, सारों के पास में इक्वल रिसोर्सेज हो, हर कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ कमिटेड भी है देश के लिए वो। तो ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है वर्ल्ड में। तो ऐसे हमने 3 यहाँ पे कैटेगरी देखी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हमने ये समझा कि हमारे देश, जो इतना बड़ा हमारा देश है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमने दूसरे देश में ये भी पढ़ा कि दूसरे देश में सिर्फ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, नॉमिनल डेमोक्रेसी उसको कहा गया, और होनी कैसी चाहिए, कैसा हम एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया आइडलिस्ट या आइडल डेमोक्रेसी की फॉर्म, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। यहां पर अब जो बात आती है वो आपसे और मेरे से रिलेटेड है। आप आगे चल करके सोसाइटी क्रिएटर बनेंगे। यहां पर ये बताया गया कि डेमोक्रेसी में लोगों का एक्चुअल में पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए एज अ सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला एक फिक्स परमानेंट मेंबर, जिसके पास में अथॉरिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हो, या उस देश का वो कंसिडर किया जाए एक बहुत ही असेंशियल पार्ट। तो आपका एज अ सिटीजन क्या डेमोक्रेसी में रोल रहता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कोशिश कीजिएगा आपको ये चीज़ समझ में आ जाए एक ही बार में, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या रोल है? पहली चीज़, सिटीजन्स को ज़रूरी है कि वो सीखें कि आपके साथ में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो आपके साथ में रहने वाले डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो। दूसरों के व्यूज़ कुछ एग्री होंगे, कुछ डिसएग्री होंगे आपके साथ में, कैसे उन सब को जो आपकी कल्चर या आपसे बिलोंग नहीं करते, आपके साथ में जो मैच नहीं करते, उनके साथ में कैसे रहना है, उनके डिसएग्री होने को आप कैसे टॉलरेट कर पाओगे किसी चीज़ के लिए। सो सिटीजन मस्ट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड डिसेंट्स। बहुत सिंपल है कि पहला काम तो यही है कि आपके सामने जो दूसरे डिफरेंसेस हैं, आपके साथ जो बिलोंग नहीं कर रहे या आपसे जो अलग हैं, उनको आपके साथ में कैसे रहना है, वो आपके साथ कैसे रह पाए पीसफुल मैनर में,
कई चीज़ें आपको हो सकता है उनके कल्चर से प्रॉब्लम होगी, उनको आपके कल्चर से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी और आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। म्यूचुअल टॉलरेंस एंड म्यूचुअल डिसेंट्स वाला जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे फॉलो करें, अडॉप्ट करें। तो पहली चीज़ तो यही है कि जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करना ही नहीं है, उसको आप फील करें कि हाँ दिस इज ऑल्सो योर पार्ट। दूसरा, जितने भी सिटीजन्स हैं मस्ट एक्ट विद अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इस तरह का सेंस रखना चाहिए कि आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे और साथ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स द नेशन। ठीक है, हमें क्या होता है जब हम अकेले में होते हैं तो ये जो डिसिप्लिन है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल हट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब ज़्यादा आप कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो शायद सही नहीं होती। जैसे कई बार क्या हुआ, रेलवेज़, जैसे रेलवेज़ में बहुत अमूमन सा एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। रेलवेज़ के अंदर कोई भी चीज़ है उसको हमने ख़राब कर दिया, तोड़ दिया। अब रेलवे क्या है, पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क में हम चले गए और हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ भी, किसी फोर्ट में गए घूमने फिरने, वहाँ पर जाके दीवारों पर नाम लिख दिया, ऐसे नॉनसेंस कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, एज अ सिटीज़न हमें समझना पड़ेगा कि वी मस्ट हैव द डिसिप्लिन इन आवरसेल्फ। साथ ही कोई अगर ऐसा कर भी रहा है, अगर हमें कुछ ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ दिखती भी हैं, तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उसको हम रोकें। क्यों? क्योंकि एज अ सिटीज़न हमारे देश के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पर वही उसने कहा है कि वी मस्ट हैव द सेंस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ सेंस हमारे पास में होनी चाहिए कि डिसिप्लिन हम समझ पाएँ और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम जान पाएँ। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड वन। आ जाइए थर्ड पे। They have a right to express their dissents. They must express their grievance through the channels provided by democratic system. देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप हो सकता है अनहैप्पी रहें कुछ ऐसे डिसीजन से, कुछ ऐसे स्टेप से जो गवर्नमेंट में लिए गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन है कि आपका रोल क्या बनता है। या तो जैसा 15 अगस्त को हुआ था लास्ट ईयर कि दिल्ली पर चले गए थे, लाल किले से झंडा हटा दिया था, बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं उनको मारा गया था, जैसे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर ये बताया गया एज अ सिटीज़न आपका ये राइट है कि आप अगर किसी भी चीज़ से इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन से इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन आपके पास में अधिकार है कि आप अपने ग्रीवेंसेस को शेयर करो, बताओ, आपकी नाराज़गी को आप बताओ। लेकिन जो चैनल डेमोक्रेसी ने आपको प्रोवाइड किया है उसके थ्रू, कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके थ्रू हमें अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, अपने जो डिससेटिस्फेक्शन है, उसको आप शेयर कर सकते हो। आपको पता होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि अगर यू आर नॉट हैप्पी विथ एनी डिसीजन तो आपके पास में प्रोटेस्ट करने का भी राइट है, बट वो प्रोटेस्ट होना चाहिए नॉन वायलेंट मैनर में, पीसफुल मैनर में। ठीक है, तो चाहे आप रैली करो, चाहे मार्च निकालो, या फिर कोई भी स्ट्राइक करो, सच थिंग्स जो भी किसने बताई थी, गांधी जी ने बताई थी ना, तो वैसा ही कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा तरीका। डेमोक्रेटिक सिस्टम यही कहता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ़ यू हैव सम ग्रीवेंसेस, देन यू मस्ट शेयर विद गवर्नमेंट, लेकिन उस चैनल के थ्रू जो चैनल आपको दिखाया गया, बताया गया। नेक्स्ट, फोर्थ पे आ जाइए। सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट and seek to influence the public opinion. This can happen only when they are well informed on civic matters. इसने कहा कि सिटीजन्स को ज़रूरी है कि वो पार्टिसिपेट करें और पब्लिक ओपिनियंस को एक तरीके से जाने समझने की कोशिश करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं शायद जो सही नहीं होते, हमारी खुद की नॉलेज के हिसाब से हमें पता नहीं होता, हम डायरेक्टली तुरंत ही कह देते हैं कि राहुल गांधी अच्छी नहीं है, या हम तुरंत ही कह देते हैं नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे, या पेट्रोल की कीमत इतनी ऊंची हो गई है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, महंगाई बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। यहाँ पर जो बात कही जा रही है समझने वाली है कि ज़रूरी है कि आप जनता की बात समझ रहे हो, चलो अच्छी बात है, जनता सारी चीज़ सुन रहे हो आप, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट हैव नॉलेज। आपको किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप अपने ओपिनियन रख रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति से ओपिनियन आप लेना चाह रहे हो जिसको शायद उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको मिसगाइड भी कर सकता है। तो यहाँ पर सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना है, पब्लिक ओपिनियंस के साथ में कहीं ना कहीं वो जुड़े रहेंगे। साथ ही ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब आप पब्लिक ओपिनियन उन लोगों से लिया जाए, उन लोगों से पूछा जाए किसी भी चीज़ के बारे में जिनको वास्तव में सिविल या सिविक मैटर्स के बारे में पता हो, इनके पास में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, हर उस व्यक्ति से नहीं पूछा जा सकता ना, ऐसे तो सबकी राय होती है। किसी भी जगह पर बैठा हुआ एक बेरोजगार आदमी ज्ञान दे सकता है पूरा पूरा, तुम जानते होंगे। ज़रूरी थोड़ी होता है कि आपसे जब राय मांगी जा रही है तो उसके बारे में तुम्हें पता हो पूरा, ज़रूरी नहीं है। राय तो फ्री में मिलती है, तो ऐसे हर किसी की राय नहीं लेनी है, पब्लिक ओपिनियन हर किसी से नहीं लेना है। ठीक है, उन व्यक्तियों से जो वेल इन्फॉर्म्ड हो, जिनके पास वास्तव में उस चीज़ को लेकर के नॉलेज हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने जो ग्रीवनेंसेस बता रहा है उसके ग्रीवनेंसेस जेन्युइन हो। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है आपका, सिटीजन मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड प्रोवाइड अ डायरेक्शन ऑफ होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सिटीजन्स के पास में राइट दिया गया, राइट टू वोट। मैक्सिमम हमारे देश में, अभी मैंने आपको बताया, अप्रॉक्सीमेटली 70% मैक्सिमम इलेक्शंस में ही देखा जाता है कि जो वोटिंग होती है या लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो 70% से नीचे रहता है। तो पहली चीज़ तो एज अ सिटीजन इज योर ड्यूटी दैट आप राइट टू वोट का यूज़ करें। राइट टू वोट का यूज़ करने से क्या होगा, ऑब्वियसली आप डेमोक्रेसी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, जिस डायरेक्शन की सीख करता है एक्चुअली नेशन। अगर कोई डेमोक्रेटिक नेशन है तो फॉर श्योर वो क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा कि देश के अंदर जो भी चीज़ें हो वो डेमोक्रेटिक मैनर में हो। लेकिन सोचिए, राइट टू वोट का यूज़ ही नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, इसका अच्छे समझना। किसी कंट्री के अंदर मान लेते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, आप जानते हो ना कि टोटल जो सीट्स होती हैं उसमें 50% से ज़्यादा लोग अगर मतलब सीट्स गेन कर लेते हैं तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। सिंपल, लोकसभा के अंदर ऐसे मानो कि लोकसभा के अंदर इलेक्शंस अगर आपको जीतने हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर आपको बनना है, तो लोकसभा की टोटल सीट्स का 50% सीट्स एटलीस्ट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि आप तो ऐसे समझ लो कि पूरी की पूरी अगर देश के अंदर से 50% पॉपुलेशन आपके साथ में है तो यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से केवल 70% पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। कितने हो गए? 70%। तो 70 करोड़ लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% लोगों ने आपका साथ दिया। ठीक है, 50% कितना हुआ? अप्रॉक्स 35 करोड़। 70 करोड़ लोगों में से 50% कितना आ रहा है? 35 करोड़। और इस 35 करोड़ के हिसाब से ही गवर्नमेंट बन जाएगी, जबकि ये कितना हुआ? 35% ही तो हुआ। बात समझें, इसको कहते हैं इस लैंग्वेज में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये एक FPTP सिस्टम होता है बेटा, कि जितने % वोट्स हुए हैं उसके 50% के हिसाब से आप अपनी गवर्नमेंट चुन लेंगे। देखो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टोटल जो इलेक्शंस के अंदर होना चाहिए था कि 100 करोड़ लोग अगर पार्टिसिपेट करते इलेक्शंस में, तब जाकर के हम एक सही ओपिनियन निकाल सकते थे। लेकिन केवल 70 करोड़ पीपल ने ही इसमें पार्टिसिपेशन लिया और जिसको 50% मिल गया उसने गवर्नमेंट बना ली। तो ऐसे में तो अल्टीमेटली 35 करोड़ लोगों के थ्रू ही तो गवर्नमेंट चुनी गई है, जबकि टोटल पॉपुलेशन तो लगभग 100 करोड़ है। तो यहां पर एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, क्लियर ओपिनियन नहीं मिला कि देश में वास्तव में लोग क्या चाहते थे। इसीलिए जरूरी है कि हम राइट टू वोट जो हमें मिला हुआ है उसका हम यूज करें। ठीक है, सो दीज वर द एक तरीके से आप कह सकते हो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने शो की है एज अ सिटीजन टू यू, कि आप एज अ सिटीजन क्या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कहीं डाउट इसमें आपको नहीं है। चलिए और देखिए आगे क्या इसमें बताया गया है। सो द डेमोक्रेसी, ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कि जो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट बाय द डिस्कशन होती है, साथ ही साथ एक तरीके से परसुएशन के थ्रू होती है। परसुएशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर आप किसी को मनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, वो एक डिस्कशन के बाद में होती है और परसुएशन के साथ में होती है। इनको दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बताया गया है यहाँ पे। जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस की गई है वो बताया गया कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डिस्कशन के थ्रू आई है। किन कारणों से?
इन कारणों से भैया। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड आफ्टर थ्रू द डिस्कशन, कि पॉलिसी के अंदर जो भी चीज़ें, कोई भी नई पॉलिसी बन रही है देश के अंदर, कोई भी नया एक्सेप्ट किया जा रहा है लॉ, रूल, रेगुलेशंस, उन सभी को पहले डिसाइड किया जाएगा एक लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद। इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंसस, कंसेंसस क्या होता है? एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसेंसस ही है, ठीक है। तो कई बार जो रिटन हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, रिटन जो रूल्स होते हैं या फिर रिटन एग्रीमेंट जो होता है, उसकी एब्सेंस में जो मेजॉरिटी होती है उस मेजॉरिटी को ही रूल बनाने का राइट दे दिया जाता है। दोबारा सुने, यहां पर बताया गया कि डिस्कशन के कारण से गवर्नमेंट रूल करती है, डिस्कशन के कारण से ही गवर्नमेंट रूल कर पाती है, डिस्कशन के बाद ही, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इसने कहा देखिए कि जो पॉलिसी बनाने की बात जब आती है तो वो डिस्कशन के बाद होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जो कंसेंसस है या जो रिटन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नहीं होती, तो ऐसे में जो मेजॉरिटी चाहेगी वही तो मान लिया जाएगा, और वो तब माना जाएगा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं होती, इस कारण से डिस्कशन के थ्रू जो मेजॉरिटी होती है वो नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है, पॉलिसी की जो मैटर्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, द मेजॉरिटी व्यू इज रेस्पेक्टेड एंड गिवन ड्यू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिस्कशन। ऑब्वियसली यहां पे कंडीशन ये बताई गई कि जो मेजॉरिटी होगी उसका व्यू सबसे प्रायर होगा, सबसे पहले उसके व्यू को जाना जाएगा। मेजॉरिटी व्यू इज रेस्पेक्टेड एंड गिवन ड्यू टू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिस्कशन, एंड इवन आप ये मान के चलें कि मेजॉरिटी जो कह रही है उसी की बात को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने चाहे लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहां पर अपनी जो अपीयरेंस है, दैट अपीयरेंस दे हैव प्रूवन। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी की बात होती है उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, इवन उसको कंसिडर भी किया जाता है। नेक्स्ट है, मेजॉरिटी व्यू इज हर्ड एंड नॉट शट डाउन बाय फोर्स। मेजॉरिटी जो कहती है उसको सुना जाता है और उसको कभी भी बाय फोर्स खत्म नहीं किया जा सकता। दोबारा सुने, इसने क्या पॉइंट कहना चाहा है। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्कशन के साथ में बनती है और साथ ही साथ परसुएशन के साथ में, डिस्कशन के साथ में और परसुएशन के साथ में। तो यहां पर देखो, पहला हम बात कर रहे हैं डिस्कशन के साथ। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सारी चीजें कंसेंसस नहीं है, कोई भी चीज रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं देखा जाता। एक तो होता है ना कि ठीक है मैं अप्रूव करता हूं, जो भी आप कह रहे हो वो सारी चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, रिटन फॉर्म में मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। तो या तो अगर रिटन फॉर्म में वो चीज नहीं है तो कैसे होगा? ऑब्वियसली उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, तभी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे आप। तो कोई भी जो पॉलिसी बनती है वो सारी पॉलिसी सभी लोगों से रिटन फॉर्म में आप एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। तो ऐसे में डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होगा तो क्या होगा कि जिस मेजॉरिटी से आप आ रहे हो या मेजॉरिटी अगर वहां एग्जिस्ट करती है तो मेजॉरिटी की बात को पहले ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाएगी और कंसिडर भी उन्हीं किया जाएगा, उन्हीं की बात को सुना जाएगा और उन्हें बाय फोर्स आप खत्म नहीं कर सकते, उनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो डिस्कशन के साथ में होता है, डिस्कशन वहां पे प्लेस अपना रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि यहां पे परसुएशन भी होगा। परसुएशन का मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, खुशी खुशी। देखिए, द अपोजिशन इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। वहां पर अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी भी डिस्कशन चल रहा होता है, डिबेट चल रहा होता है, तो ये जो अपोजिशन पार्टी है जिसको मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो वहां पर पार्टिसिपेट करेगा डिबेट में, क्वेश्चनिंग करेगा गवर्नमेंट से रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज, एंड वो एक तरीके से एनकरेज करेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को एनकरेज किया जाता है कि वो डिबेट करें, गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करें, और इस तरह से अगर इफ गवर्नमेंट इज कैपेबल टू मेक देम सेटिस्फाइड अबाउट एनीथिंग, तब जाकर के वो आगे रूल बढ़ सकता है, प्रोसीड हो सकता है। ड्यूरिंग द डिस्कशन द ओपोनेंट आर प्रेस्यूडेड टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट व्यू पॉइंट। ऐसे में डिस्कशन जब चल रहा है तो ओपोनेंट जो है, एक तो अपोजिशन है, उसके साथ साथ कौन चल रहा है? उसके साथ साथ चल रहा है गवर्नमेंट। तो ओपोनेंट जो भी है उस ओपोनेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है।
मैंने कहा जो मनरेगा पॉलिसी है वो सही नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर गवर्नमेंट इस बात को प्रूव करेगी कि मनरेगा पॉलिसी अच्छी है, इसको होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। एंड इफ आई एम देयर, अगर मैं वहां हूं एज अ ओपोनेंट, तो आई नीड टू हियर दिस, मुझे सुनना पड़ेगा कि वाई इट इज गुड, वो अच्छी क्यों है। गॉट इट। सो यहां पर मनाना पड़ रहा है ना, यहां पे मनाना पड़ रहा है, किसको, गवर्नमेंट को मनाना पड़ रहा है अपोजिशन को, कि ठीक है भाई हम जो कर रहे हैं सही है, सुनो तो सही तुम। नेक्स्ट पॉइंट है, at the time of the government itself may seen the merit in what the opposition has to say and accept it. Government, कई बार क्या होता है, at the time of the government itself may see the merit of in what the opposition has to say. इसने कहा कि कई बार ऐसा भी होगा कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग, कुछ पॉलिसीज ऐसी बन जाएगी जो शायद हो सकता है गलत हो, तो गवर्नमेंट को कई बार अपोजिशन की बात सुननी भी पड़ती है। अगर वो बात सही है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो बात ट्रुथ है, सही है, अच्छी है, देश के बेनिफिट के लिए है, तो अपोजिशन की बात को सुनकर के उन्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट में बहुत सारे बिल लाए गए, ठीक है। उन सारे बिल, जितने भी बिल थे, उन सब पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची नहीं, वी वर डूइंग गुड, हम अच्छा कर रहे हैं। सोचिए, लेकिन अगर कुछ पॉलिसीज ऐसी होती जो खराब होती तो क्या करते, तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता और अपनी पॉलिसीज को वापस लेना पड़ता। जैसे अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो शायद सही नहीं है। ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में मॉडिफिकेशन की बात की गई, उनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की बात की गई, लेकिन जनता को कैसे पता चला, गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि वो पॉलिसी सही है कि नहीं, तो अपोजिशन ने उनको बताया, व्यू पॉइंट रखा उन्होंने अपना, लोगों की बात को जनता तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाया, एंड देन इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट कि अब वो जनता की बात समझे, अपोजिशन की बात माने, और जो भी चेंजेस उनको चाहिए वो चेंजेस उसमें करें, ठीक है। सो ये वो दो पॉइंट्स थे, ये जो दो बेस थे जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, या तो वो डिस्कशन के साथ में कोई चीज़ करती है, या फिर उनको कई बार चीज़ें माननी पड़ती है। जब चीज़ें माननी पड़ती है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है अपोनेंट्स के थ्रू या फिर अपोजिशन के थ्रू, और डिस्कशन की बात जब करते हैं तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो ये था हमारा चैप्टर बेसिकली, जो आपको बता रहा है, समझा रहा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी के बेनिफिट और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। हमने चैप्टर कंप्लीट किया, छोटा सा चैप्टर था, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको इन पूरे लेक्चर्स को एक बार फिर से देखना है। लेक्चर के ख़त्म होने के बाद जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ें उन क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है तुरंत। इससे होगा क्या, इससे हम अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो डेमोक्रेसी वाला चैप्टर खत्म होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर बता दीजिएगा कौन सा पढ़ना है, इसको एक बार फिर से पढ़ना है, आप देखना है लेक्चर जो भी हमने अपलोड किए उनको वापस से एक बार देखोगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन 100% होना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और शुरुआत करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग सी कुछ सीखने की प्रोसेस को। बाय बाय।